नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। आगामी लोकसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा आज केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा कर दी गई, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र में 5 चरणों में और विदर्भ में 2 चरणों में निर्वाचन प्रक्रिया चलेगी। साथ ही अमरावती संसदीय सीट पर 26 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा, जिसके उपरांत 4 जून को देश के सभी संसदीय क्षेत्रों की मतगणना एक साथ होगी। ऐसे में सभी संसदीय क्षेत्रों की मतगणना के साथ साथ अमरावती संसदीय क्षेत्र में पड़े वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी और 6 जून से पहले मतगणना का काम खत्म करते हुए चुनावी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस बारे में केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक अमरावती संसदीय क्षेत्र सहित बुल्ढाना, अकोला, वर्धा, यवतमाल, वाशिम तथा मराठवाड़ा के हिंगोली, नांदेड़ व परभणी संसदीय सीटों हेतु 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद इन संसदीय क्षेत्रों में 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 5 अप्रैल को नामांकनों की पड़ताल की जाएगी। साथ ही 8 अप्रैल तक नामांकन वापसी की मुदत रहेगी, जिसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची घोषित करते हुए चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा और 26 अप्रैल को इन सभी सीटों पर मतदान कराया जाएगा। वहीं विदर्भ क्षेत्र के नागपुर, रामटेक, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर व चंद्रपुर संसदीय क्षेत्र में 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा और 27 मार्च तक नामांकन दाखिल करते हुए 28 मार्च को नामांकनों की पड़ताल की जाएगी। साथ ही 30 मार्च तक नामांकन वापसी की मुद्दत रहेगी, जिसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची घोषित करते हुए चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा और इन सभी सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के तुरंत बाद अमरावती के जिलाधीश सौरभ कटियार द्वारा अपने कार्यालय में संसदीय आम चुनाव को लेकर अमरावती जिले की जानकारी देने हेतु पत्रवार्ता बुलाई गई, जिसमें बताया गया कि अमरावती संसदीय क्षेत्र में 2011 की जनगणना के मुताबिक 28,88,445 की जनसंख्या थी, जो इस समय अनुमानित तौर पर 34,66,188 हो गई है। इसमें से 24,16,345 मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, जिनमें 15,35,858 पुरुष, 14,50,711 महिलाएं एवं 89 तृतीय पंथी मतदाताओं का समावेश है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अमरावती जिले में 2,664 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जहां पर 13,360 अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी पर मुस्तैद किया जाएगा। इस पत्रवार्ता में यह भी बताया गया कि जिले में 279 मतदान केंद्रों को संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्र के तौर पर चिन्हित किया गया है। इसके अलावा यह जानकारी भी दी गई कि आगामी चुनाव के मद्देनजर विगत 23 व 24 मार्च को ही चुनावी ड्यूटी पर लगाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण को निपटा लिया गया और जिला निर्वाचन व्यवस्थापन प्रारूप पूरी तरह से पूर्ण कर लिया गया है। इसके अलावा चुनावों के मद्देनजर आचार संहिता कक्ष व शिकायत निवारण कक्ष को सुसज्जित करते हुए 24 घंटे काम करने वाला नियंत्रण कक्ष भी तैयार कर लिया गया है। साथ ही विभिन्न अनुमतियों के लिए एक खिड़की योजना को अमल में लाया जा रहा है। भरपूर मॅनपॉवरची सुद्धा नोंदणी करण्यात आलेली आहे। आता पुढच्या आठवड्यात आपले सगळे मॅनपॉवरची ट्रेनिंग सुद्धा अरेंज केली जाणार आहे। प्रत्येक ठिकाणी 23-24 तारखेमध्ये ही ट्रेनिंग घेतली जाणार आहे आणि त्याचे पूर्वी रँडमायझेशन केलं जाणार आहे, त्याच्यानंतर त्यांची ट्रेनिंग घेतली जाणार आहे। आता आज सगळे विभाग प्रमुखांची मीटिंग घेण्यात आली होती आणि त्यांना MCC बद्दल सूचना देण्यात आली आहे। आता हे प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून जनतापर्यंत सुद्धा ही सूचना गेली पाहिजे म्हणून ही प्रेस कॉन्फरन्स ठेवण्यात आलेली आहे। याच्यानंतर पॉलिटिकल पार्टीजची सुद्धा एक मीटिंग घेण्यात आली, ज्याच्यात त्यांना सुद्धा MCCचे सगळे गाईडलाईन्सची सूचना दिली जाणार आहे आणि याच्यानंतर सोमवारपासून लॉ ऑर्डर संदर्भात मीटिंग घेतली जाणार आहे। त्याच्यात आपल्या जिल्ह्यात कसे लॉ ऑर्डरचा कंट्रोल केला जाणार आहे आणि त्या संदर्भात सुद्धा ARO, तहसीलदार आणि थानेदारांना सुद्धा सगळी सूचना दिली जाणार आहे। यानंतर जे अमरावती शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हातीपुरतं मी सांगू शकतो की आर्म्स लायसन्सबद्दल 144 आम्ही इश्यू करणार आहे। प्रोहिबिशन आहे सर्व आर्म्स घेऊन फिरण्यासाठी, त्याबद्दल नोटिफिकेशन येईल। त्यासोबतच जे लायसन्स आर्म्स आहेत ते सर्व जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल। ज्यांना कोणाला एक्झेम्पशन आहे नियमाप्रमाणे, जसे बँकचे असतील किंवा इतर काही शासकीय संस्थाने ज्या ठिकाणी प्रोटेक्शन दिलेलं आहे, ते त्याच्या व्यतिरिक्त जे कुठल्याही राजकीय पार्टीचे नाहीत किंवा अराजकीय व्यक्ती आहेत, त्यांना जर पाहिजे असेल तर त्यांनी एक्झेम्पशन घेतलं पाहिजे। त्या एक्झेम्पशनसाठी एक कमिटी जी आहे आयुक्तालय स्तरावर जे स्थापना करण्यात येईल आणि त्यांना जर आवश्यकता असेल तर एक्झेम्पशन देण्यात येईल, अन्यथा सर्वांचे आर्म्स जे लायसन्स आर्म्स हे डिपॉझिट करण्यात येईल। राजापेट रेलवे ओवरब्रिज के नीचे स्थित पिलर पर बीती रात 10 बजे के आसपास कुछ लोगों ने एक फ्लैक्स लाकर चिपका दिया, जिस पर लिखा हुआ था कि मोदी जी आपसे बैर नहीं, राणा तेरी खैर नहीं। साथ ही इस बैनर पर हस्ताक्षर के रूप में मी अमरावतीकर लिखा हुआ था। इस बैनर पर नजर पड़ते ही युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों ने तुरंत इसकी जानकारी पार्टी प्रवक्ता जीतू दुधानी को दी, जिसे लेकर राजापेट पुलिस थाने में रात करीब 1:15 बजे के आसपास फ्लैक्स की छपाई करने वाले पंकज चौधरी व उनके साथीदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया और देर रात राजापेट रेलवे ओवरब्रिज के नीचे
पिलर पर लगाए गए फ्लेक्स को जब्त करते हुए दोनों पक्षों के बीच किसी तरह का टकराव न हो, इससे तो पुलिस पूरी रात चौकस भी रही। जिले के सांसद नवनीत राणा ने नेरपिंगलाई में आयोजित महिला सम्मेलन में क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर का नाम नहीं लेते हुए उन पर जमकर हमला बोला और कहा कि ननदबाई 15 साल के बाद जागी है और उन्होंने नेरपिंगलाई में नवनीत भाभी द्वारा आयोजित हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन करने के बाद अपने स्तर पर हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम लिया। इन्हीं ननदबाई ने पिछले पालक मंत्री पर पानी का गिलास फेंका था और फिर खुद मंत्री और पालक मंत्री बनने के बावजूद भी नेरपिंगलाई की पेयजल की समस्या को हल भी नहीं किया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तय करने हेतु आज युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से जिले भर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का सम्मेलन संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में बुलाया गया था, जिसमें जिले की सांसद नवनीत राणा तथा पार्टी के संस्थापक व विधायक रवि राणा ने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए आगामी चुनाव को लेकर अपनी भूमिका रखी। साथ ही कहा कि इस बार भी युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से नवनीत राणा ही लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी होंगी, जिन्हें समर्थन मिलने को लेकर एनडीए व भाजपा के साथ बातचीत अंतिम दौर में चल रही है और जल्द ही भाजपा व एनडीए द्वारा सांसद नवनीत राणा की दावेदारी को लेकर कोई अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। तुम्ही जेही निर्णय घ्या, आम्ही तुमच्या पाठीशी उभे राहू, पण आमची इच्छा आहे की तुम्ही एनडीएचे घटक म्हणून जर खासदारकी लढवली तर आम्हाला त्याच्यापेक्षा जास्त आनंद कधीही नाही राहणार। असे 40 ते 50 मेसेज ज्या दिवशीपासून रवीजी रात्री नागपूरला गेले, आमचे आदरणीय आमचे नेते देवेंद्र फडणवीसजींना जेव्हा ते रात्री भेटून आले, जसा सगळ्यांना कळलं की ते भेटीसाठी अर्जंट बोलवलं आणि ते तिथे पोहोचले आणि त्याच्यानंतर जसे मेसेज चालू झाले मी मेसेज वाचत राहिली, कारण माझा एक एक या पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणजे माझा परिवार आणि माझे जिवाळ्याचा एक एक व्यक्ती आहे, कारण या पक्षाने बूंद बूंद से सागर बनाया है और वो सागर के सभी साक्षीदार हैं, जितने भी मंच पे बैठे हैं और जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, वो सागर को अगर सागर बनाने का किसी ने काम किया है तो यहाँ पर बैठा हुआ हर एक पदाधिकारी मेरा हर एक परिवार का व्यक्ती है। त्यांच्या सोबत आपण सगळे मिळून आहे आणि या ठिकाणी मी त्यांना खुला युवा स्वाभिमान पार्टीचा पूर्ण एकमताने पाठिंबा सुद्धा आम्ही दिलेला आहे आणि पूर्ण ताकदीने काम करू एवढा मी आपल्याला विश्वास सुद्धा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की, भारत माता की, जोरात हात वरती करा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आणि पुन्हा सांगतो, जेवढे विरोधक एनडीए मध्ये राहून एनडीएच्या उमेदवाराचा विरोध करताय, मी तुम्हाला सांगतो, मलाही रवी राणा म्हणतात, त्यांना एका मंचावर बसून नवनीत राणाचा प्रचार करायला लावील, हे सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो। अकोला शहर के विधायक गोवर्धन शर्मा के निधन की वजह से रिक्त हुई अकोला विधानसभा सीट पर उपचुनाव लेने की घोषणा आज की गई। अकोला विधानसभा क्षेत्र में आगामी 26 अप्रैल को उपचुनाव के तहत मतदान कराया जाएगा, जिसके उपरांत मतगणना करते हुए चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही शहर व जिला कांग्रेस कमेटी भी अपने काम पर लग गई है। कल रविवार 17 मार्च को सुबह 10:30 बजे कांग्रेस नगर रोड स्थित कांग्रेस भवन की नई इमारत में पार्टी का सम्मेलन रखा गया है, जिसमें अमरावती के लोकसभा प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो सकती है। जिला परिषद में गत रोज जिला परिषद के सीईओ और प्रशासक संजीता मोहपात्रा द्वारा विगत वर्ष 2023-2024 हेतु 27,68,30,755 रुपए के संशोधित तथा जारी आर्थिक वर्ष 2024-2025 हेतु 22,24,28,700 रुपए के मूल बजट को पेश किया गया। जिला परिषद के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख सभागार में जिला परिषद के विभाग प्रमुखों की उपस्थिति के बीच पेश किए गए इस बजट में शिक्षा व कृषि सुविधाओं पर पूरा जोर दिया गया है। साथ ही इस बजट के जरिए जिला परिषद सीईओ संजीता मोहपात्रा ने नावीन्यपूर्ण योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ने स्पष्ट किया कि बैंक के किसी भी सभासद की सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। आज बैंक के शेयर के भाव 10,000 रुपए हो गए हैं, अतः सभासद अपने हिस्से के 9,000 रुपए बैंक में अदा कर सकते हैं। बैंक के उपाध्यक्ष अभिजीत ढेपे ने आज दोपहर बुलाई की पत्रवार्ता में यह स्पष्टीकरण दिया। साथ ही बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने इस बारे में शेयर की शेष रकम के भुगतान पर रोक लगाने से साफ तौर पर मना कर दिया है। महिन्याची टाइम दिला आणि नंतर अजून एक दुसरी शर्त दिली, ती बँकेची एक रेग्युलर प्रोसेस असते, सभासदाकडून त्यांच्या भागाची रक्कम पूर्ण करून घेण्याकरिता त्याचा आधार घेऊन तिच्या लोकांनी, संचालकांनी व काही सभासदांनी कोर्टामध्ये असं निदर्शन आणलं का आमचं सभासदपद रद्द करणार आणि म्हणून याला तुम्ही स्थगिती द्या कारवाईला। आणि तसा मेसेज आम्हाला प्राप्त झाल्यावर आमच्या बँकेच्या वतीने ती केस 14 तारखेला 2:30 वाजता पुन्हा
कोर्टामध्ये लागली। अमरावती नागरिक कृति समिति ने आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा कि मनपा आयुक्त ने संपत्ति कर में 4 गुना में से 1.5 गुना कर भुगतान करने के संदर्भ में डिप्टी सीएम अजित पवार द्वारा दिए गए आदेश को कचरे की टोकरी में डाल दिया है। ऐसे में संपत्ति कर में की गई दर वृद्धि को तत्काल रद्द किया जाए, अन्यथा आयुक्त निवास के सामने नागरिक कृति समिति द्वारा अनशन किया जाएगा। विषय राहिला मालमत्ते करचं की त्यांनी जो 10 पट मालमत्ता कर वाढवली, तर त्यांनी वाढवत असताना काय केलं की कार्पेट एरियाप्रमाणे मालमत्ता कर वाढवले नाही। कार्पेट एरिया म्हणजे कार्पेट एरियामध्ये बाथरूम येत नाही, कार्पेट एरियामध्ये वरांडा येत नाही, जिना येत नाही, बाल्कनी येत नाही, पार्किंग येत नाही। पण यांनी ज्या कंपनीला सातत्याला यांनी त्या सर्वेक्षणसाठी किंवा मूल्यांकन कर मूल्यांकन करीत जी एजन्सी नेमली, त्यांचे जे कर्मचारी होते ते टेक्निकल नव्हते, सहज साधे मुलं होते। त्यांनी सरसकट त्या मालमत्तेचं मोजमाप केला। त्याच्यामुळे काय झालं की ज्याचा 1000 रुपयाचा टॅक्स होता त्याला 10,000 रुपये। नवसारी वलगांव मार्ग पर प्रिया पार्क के निकट कल क्रीड़ा संबंधी सभी सुविधाओं से युक्त रंगोली स्पोर्ट्स क्लब का भव्य दिव्य शुभारंभ होने जा रहा है। इसके बारे में जानकारी देने हेतु आज रंगोली स्पोर्ट्स क्लब में ही बुलाई गई पत्रवार्ता में क्लब के संचालक देशमुख परिवार द्वारा बताया गया कि क्लब का शुभारंभ वज्र आश्रम के संचालक पद्मश्री शंकर बाबा पापलकर के हाथों होगा। इस अवसर पर स्थानीय विधायक सुलभा खोड़ के, पूर्व मंत्री व तिवसा की विधायक यशोमती ठाकुर, विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे तथा पूर्व मंत्री सुनील देशमुख विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। साथ ही इस समय भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष बालासाहब वानखड़े एवं नागपुर स्थित देशमुख ट्रेडिंग कंपनी के संचालक प्रभाकर देशमुख भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। इस पत्रवार्ता को कल्पना व नितिन देशमुख तथा निकिता व भूषण देशमुख द्वारा संबोधित किया गया। बॅडमिंटन में आपलं इंटरनॅशनल साईजचं आहे आणि स्क्वॉश पण आपलं एक प्लेयरला लागतं ती साईज 30 साईज आहे। झुंबा आणि हां म्हणजे चांगला मोठा स्पेसियस झुंबा आहे। त्या फरशीपट्टी आपण वुडन केलेला आहे आणि साऊंड सिस्टम पाहिजे। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के पदाधिकारियों द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील के भोन गांव में स्थित प्राचीन बौद्ध स्तूप को नष्ट होने से बचाने तथा सरकार और प्रशासन का ध्यान केंद्रित करने के लिए बुल्ढाना जिलाधीश कार्यालय पर कल भव्य मोर्चा ले जाया जाएगा। स्थानीय होटल ग्रैंड महफिल में प्रत्यक्ष कर पर मार्गदर्शन हेतु आयोजित सेमिनार में कर विशेषज्ञों का कहना रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आयकर कानून की बारीकियों पर ध्यान देना काफी जरूरी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जल्द ही फेसलेस असेसमेंट का दौर आ जाएगा। ऐसे में प्रत्येक कर सलाहकार को अपडेट रहना बेहद आवश्यक है, ताकि उनके क्लाइंट का फायदा हो सके और सरकार को भी नियमित रूप से राजस्व मिल सके। Found credit in the books of accounts maintained in the previous year, so it has to be credited in the previous year. So if it is credited in that previous year, you can tax it. If I have an opening balance, it cannot be taxed. So therefore the section is very clear. मूलतः मूर्तियापुर के निवासी पुलिस अधिकारी मंगेश मोहड़ की नियुक्ति अमरावती भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग के उपाधीक्षक पद पर की गई है, जिन्होंने मुंबई से अमरावती पहुंचकर अपना पदभार स्वीकार कर लिया है। इससे पहले नागपुर व अमरावती के विभिन्न पुलिस थानों में सेवा प्रदान करने वाले मंगेश मोहड़ मलबार हिल पुलिस स्टेशन में पुलिस निरीक्षक के पद पर तैनात थे। अपनी कक्षा में मेहनत के बल पर हमेशा अव्वल रहने वाली तथा डॉक्टर बनने का सपना रखने वाली जानवी नामक बेहद मेधावी बच्ची कल इस दुनिया से रुखसत हो गई। जानवी परेशान थी अपने स्कूल के उन अनट्रेंड टीचर के आरोपों से, जिन्होंने इस बच्ची पर नकल का आरोप लगाकर परीक्षा देते समय उसे टॉर्चर किया और उसे सभी बच्चों से अलग बिठाया, जिसके जरिए ये जताने की कोशिश की गई कि जानवी होशियार नहीं है बल्कि वह चीटिंग करती है। इस बात से बेहद खिन्न होकर केवल 13 वर्ष की उम्र में पुष्प कॉलोनी के पास बालाजी नगर की रहने वाली जानवी सुजीत राठौड़ ने 8 मंजिला इमारत से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। इस घटना के चलते स्कॉलर्स कॉन्वेंट स्कूल सवालों के घेरे में है। मामले को लेकर पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए स्कूल मैनेजमेंट से पूछताछ करनी शुरू कर दी है। राठौड़ परिवार के लोगों ने आज दोपहर मंडल न्यूज को बताया कि कक्षा 8वीं की छात्रा जानवी गत रोज सुबह 8:30 बजे हमेशा की तरह साइकिल से अपने स्कूल के लिए रवाना हुई थी और रविनगर के पास रहने वाली अपनी सहेली के साथ शाला में जाकर संस्कृत भाषा का पर्चा हल करना शुरू किया था, जहाँ पर शिक्षिका ने थोड़ी गड़बड़ का आरोप उस पर लगाया और उस पर नकल करने का आरोप लगाते हुए उसे स्टाफ रूम में सबसे अलग बिठा दिया, जहाँ पर जानवी ने पर्चा हल किया। इसके बाद जब जानवी अध्यापिका के पास उत्तर पुस्तिका देने गई तो उससे उत्तर पुस्तिका भी नहीं ली गई। साथ ही जानवी राठौड़ को यह कहते हुए भी धमकाया गया कि अब स्कूल से उसके पिता को फोन किया जाएगा। इस बात से बेहद परेशान होकर जानवी स्कूल से अपने घर आने के लिए रुकी और अपने घर के निकट बने राधा कृष्ण रेसिडेंसी अपार्टमेंट के पास रुकते हुए उसने स्कूल का बस्ता अपनी साइकिल पर रखा और लिफ्ट के जरिए अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद सीढ़ियों से छत की ओर बढ़ी। इस समय फ्लैट में घरेलू कामकाज करने वाली एक महिला ने उसे देखकर टोका भी, तो जानवी ने बताया कि उसकी सहेली इसी इमारत में रहती है और वह छत पर
आ रही है, जिसके बाद जाह्नवी उसी महिला के सामने मुंडेर पर चढ़ी और टोके जाने के बावजूद भी वहां से सीधे उसने नीचे छलांग लगा दी। इस समय जाह्नवी के नीचे गिरने की आवाज सुनकर निचले हिस्से में रहने वाले लोगों ने खून से लथपथ जाह्नवी को तत्काल अस्पताल ले जाने की फुर्ती दिखाई और उसे हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान इस बच्ची की मौत हो गई। घटना को लेकर पहले राजापेट और फिर कोल्हापुरी गेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें परिवार वालों ने शाला प्रबंधन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। वर्ष 2019 18 अक्टूबर को मृत हो चुके मोहम्मद इकबाल खान भूरे खान की मिल्कियत रहने वाले मौजे मासूद स्थित 10.75 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले 2 खेतों की आपसी मिलीभगत करते हुए खरीदने व बेचने का प्रयास करने के मामले में मृतक के बेटी व दामाद द्वारा मिली शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने वीपी देशमुख नामक एक वकील सहित कुल 13 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है, जिसमें से 10 आरोपियों को अमरावती तहसील कार्यालय के सब रजिस्ट्रार ऑफिस परिसर से गिरफ्तार भी किया गया। वहीं अन्य 3 आरोपियों की तलाश जारी है। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जाँच अब कोतवाली पुलिस से हटाकर अपराध शाखा यूनिट 1 को सौंप दी गई है। अमरावती शहर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में विगत 2 दिनों से भीषण गर्मी के दौरान विद्यार्थियों के लिए पेयजल का अभाव है और पानी के लिए हॉस्टल के छात्र परेशान हैं। ऐसे में कल शुक्रवार को एक 17 वर्षीय छात्र ने प्रैक्टिकल के दौरान प्यास लगने पर केमिकल का पानी गटक लिया, जिसके बाद उसकी हालत काफी बिगड़ गई। पश्चात उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। काल 4 ते 6 आमचं केमिस्ट्रीचं प्रॅक्टिकल होतं, त्या दरम्यान आम्हाला ताण लागली। तर कॉलेजमध्ये तर पाणी संपलं होतं आणि हॉस्टेलवरही 1-2 दिवसापासून वॉटर कूलरमध्ये बिघाड असल्याकारणाने पाणी आहे नाही असंच होतं। तर पाणी तिथं पोरांमध्ये होतच नाही। तिथं एक मग बॉटल दिसली, तर आम्हाला माहिती ती बॉटल कोणाची होती, तर मी त्यातलं काही पाणी पिलो नाही। पण माझं काही लक्ष नसताना रोशननी माझा मित्र जो आता ॲडमिट आहे त्यांनी त्यातले 1-2 घोट पाणी पिलं। त्याला माहीत नव्हतं की त्यात काही केमिकल वगैरे मिक्स आहे म्हणून। ते पाणी त्याला कडूसर लागलं, ते त्यांनी मला नंतर सांगितलं हॉस्टेलवर आपण जाताना, पण आम्ही ते असेल बा जुनं पाणी असेल तर एवढं लक्ष दिलं नाही। पण नंतर 1-1.5 तासांनी त्याला उलट्या वगैरे चालू झाल्या, असे नाही 1-2 झाल्या, तर 5-6 उलट्या झाल्या एकदम। तर ते बघताच आम्ही त्याला एरविनमध्ये नेलं। एरविनमध्ये मग त्यांनी विचारलं केमिकल कुठलं काय पिला काय, तो म्हटला ते कडू पाणी लागलं, ते केमिकलच असेल कुठलं तर आम्ही मग लॅबमध्ये गेलो रात्री आणि ते बॉटल कुठली आहे बघितली। मग ते केमिकल कुठलं आहे तिथं मग रात्री मॅडमला बोलवलं आम्ही आमच्या केमिस्ट्रीच्या, त्यांनी सांगितलं की केमिकल कुठलं असावं ते असू शकते। मग रात्री 10 वाजता आम्ही त्याला इथं सनशाईन हॉस्पिटलमध्ये शिफ्ट केलं आणि मग आता त्याचा उपचार चालू आहे। जयसम चौक के पास स्थित मेट्रो वाइन शॉप के निकट अपने एक परिचित व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे शेख जुनैद शेख इब्राहिम से उसके परिचय में रहने वाले अनिल देशमुख ने शराब पीने के लिए 100 रुपए मांगे और शेख जुनैद द्वारा इनकार किए जाते ही अनिल देशमुख ने अपनी जेब से धारदार कटर निकालकर उसके गाल पर चीरा मार दिया, साथ ही उसके गले पर भी कटर मारने का प्रयास किया। इस जानलेवा हमले से खुद को जैसे तैसे बचाते हुए शेख जुनैद भागकर सिटी कोतवाली पुलिस थाने पहुंचा, जिसकी शिकायत के आधार पर पुलिस के दल ने तुरंत ही अनिल देशमुख को धर दबोचा। विगत 12 मार्च की रात 9:30 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन चौक पर अपने घर वापस जा रहे सर्वेश कालवांडे नामक दूध विक्रेता पर चाकू से हमला करते हुए उसकी जेब से 4000 रुपए जबरन छीन लेने के मामले की जांच करते हुए कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पकड़े गए आरोपियों के नाम श्री काटे व श्रेय आवटे बताए गए हैं। बियानी शिक्षा संस्था में पैसों के बदले नौकरी व नियुक्ति देने के मामले में नामजद रहने वाले प्रशांत राठी की जमानत को लेकर आज स्थानीय अदालत द्वारा अपना फैसला सुनाया जाना था, लेकिन विगत 6 मार्च से लगातार चल रहे तारीख पर तारीख वाले सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज अदालत ने एक बार फिर इस मामले में अगली तारीख देते हुए प्रशांत राठी की जमानत के मामले में फैसला सुनाने हेतु सोमवार 18 मार्च की तारीख तय की है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब संभवतः 18 मार्च को ही इस मामले में कोई फैसला आ पाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी के नाम पर 1 लाख रुपए की धन उगाही करने वाले तिवसा के आपूर्ति अधिकारी वैभव खरकर ने लगातार दूसरी बार धान्य खरीदी केंद्र पर आए ट्रक के चावल को जब्त किया, जिससे संतप्त अनाज व्यापारी संदीप मेश्राम ने तहसीलदार के पास शिकायत करते हुए इस मामले में ध्यान देने का निवेदन किया। साथ ही तहसील आपूर्ति अधिकारी द्वारा की जाने वाली पठानी वसूली को लेकर जिलाधीश को भी निवेदन दिया। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 अलग अलग स्थानों से 2 लोग विगत कुछ समय से लापता हैं, जिनकी तलाश करने हेतु राजापेट पुलिस ने सभी नागरिकों से सहयोग मांगा है। इन दोनों गुमशुदाओं में रविनगर परिसर की रहने वाली 26 वर्षीय रूपाली गंगाधर यादव तथा दशरा मैदान परिसर निवासी 22 वर्षीय धीरज राजू गायकवाड़ का समावेश है। 5,80,000 रुपए का धनादेश अनादरित करने के मामले में स्थानीय प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी की अदालत ने एक महिला आरोपी को दोषी करार देते हुए आदेश जारी किया कि वह फिरियादी महिला को नुकसान भरपाई सहित 7,75,000 रुपए अदा करे। यह रकम अदा नहीं करने पर आरोपी महिला को 3 माह का कारावास भुगतना होगा।
जबलपुर एक्सप्रेस के जरिए अमरावती रेलवे स्टेशन पर उतरे दिलीप कुपटेकर नामक व्यक्ति ने रेलवे स्टेशन से घर जाने हेतु एक ऑटो किराए पर लिया और घर पहुंचने के बाद उनके ध्यान में आया कि वे अपनी 2 बैग में से एक बैग ऑटो में भूल गए, जिसमें कपड़े के साथ ही 2 लाख रुपए मूल्य के 30 ग्राम सोने के आभूषण रखे हुए हैं। उधर कुबेटकर को छाया कॉलोनी परिसर में छोड़ने के बाद अपना ऑटो लेकर वापस निकले ऑटो चालक फिरोज खान गुलाम हुसैन खान को काली माता मंदिर के पास पहुंचने पर ध्यान आया कि उसके ऑटो में शायद कोई यात्री अपना एक बैग भूल गया है, जिसके बाद ऑटो चालक फिरोज खान ने तुरंत अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए अपनी जान पहचान में रहने वाले पुलिसकर्मी सैयद इमरान अली को इसकी सूचना दी और यह बैग पुलिस आयुक्त कार्यालय में लेकर जमा करा दिया। पश्चात पुलिस उपायुक्त कल्पना वारावकर ने बैग में रहने वाले दस्तावेजों के आधार पर दिलीप कुबेटकर को पुलिस आयुक्तालय बुलाया और पूरी तस्दीक के बाद उनकी बैग उनके हवाले किया। इस समय पुलिस अधिकारियों सहित दिलीप कुबेटकर द्वारा ऑटो चालक की ओर से दिखाई गई ईमानदारी की प्रशंसा की गई।